हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का 16वां विषयांक पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध लेखक ने हमारे सामने हमारी संस्कृति में, हमारे वेद शास्त्रों में गुरु शिष्य संबंध कैसा था, सदृष्टांत बताने का प्रयत्न किया है। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया गया है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला दिखाई देता है उसमें। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। यहाँ तक कहा जाता था कि गुरु शिष्य को आध्यात्म मार्ग पर चलाकर ब्रह्म की प्राप्ति करवाता था। ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि शिष्य गुरु की उंगली पकड़कर ब्रह्म तक पहुंच जाता था। और लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रथा के साथ साथ भारतीय संस्कृति की प्राचीन शिक्षा प्रथा की तुलनात्मकता की दृष्टि से हमारे सामने सदृष्टांत कुछ ऐसी बातें रखी जिससे पढ़कर आज हम इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि पौराणिक शिक्षा प्रथा कैसी थी, जो आज की शिक्षा प्रथा में क्या बदलाव आया और उसकी वजह से हमने क्या खोया। लेखक वर्तमान शिक्षा प्रथा और प्राचीन शिक्षा प्रथा के भेद बताकर उस क्षेत्र में आए बदलाव की ओर हमें निर्दिष्ट करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का फैलावा हुआ है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि शिक्षा देना एक आध्यात्मिक यज्ञ था, अनुष्ठान था और वह परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति कुछ बदल गई और शिक्षा देना पेट पालने का साधन बन गया। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं रही है। एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ें शायद पाश्चात्य देशों में, यूरोप में है। भारतीयों के सार्थक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद्रूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य शुल्क देकर पढ़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह भारतीय मिट्टी की पैदाश नहीं है। विद्यालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे और गुरु को
साक्षात्कार परमेश्वर माना जाता था और गुरु शिष्य को पुत्रव्रत प्रेम करते थे। आज गुरु की आंखों में शिष्य के प्रति वह स्नेह नहीं दिखाई देता और शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति वह सम्मान, वह पूरी तरह से समर्पित भाव नहीं दिखाई देता। शिक्षादान क्रिया प्राचीन काल में आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, परमेश्वर प्राप्ति का एक मार्ग, और वही आज पेट भरने का एक जरिया बन गई है, कारण बन गई है। लेखक ने दृष्टांत दिया है कि हमारे देश में विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य, भारत में महत्वपूर्ण स्थान उन्हें तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक विदेश में अमेरिका में उसे सम्मान नहीं मिला। जब अमेरिका में सम्मान मिला तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर का भी वही हुआ कि जब उसे नोबेल प्राइज़ मिला तो हम दौड़े वह राग आलापते हुए कि ठाकुर तो हमारे हैं, हमारे सपूत हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली जैसे श्रेष्ठ नृत्य उसे कोई पूछता तक नहीं था, पर जब उसे विदेशों में सम्मान मिलने लगा तब हमें भी आश्चर्य होने लगा कि भारत में भी ऐसा नृत्य है जो विदेशों में सम्मान पाते हैं। हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें पड़ी हुई है जो यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, जो औरों के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर जीवन भर प्रार्थना करता रहा, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना लेखक के मत से गधे को गणित सिखाने के बराबर, यानी कि व्यर्थ प्रयास करना है। क्योंकि जिन लोगों को राष्ट्र की संस्कृति, गुरु शिष्य संबंध या प्राचीन संस्कृति की कोई महिमा या महत्व जानना या जानने की जरूरत ही नहीं लगती, ऐसे लोगों के सामने गुरु शिष्य संबंध की चर्चा करना गलत बात मानी जाती है। दूसरा दृष्टांत लिया है लेखक ने एक सुप्रसिद्ध पहलवान जिसका नाम था गामा, एक बार मुंबई आया था और उन्होंने विश्व के पहलवानों को कुश्ती के लिए चैलेंज दिया था। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर कहने लगा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर वो उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए और कहने लगे कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारा अपना एक निजी तौर तरीका है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम दिया वह मेरा शिष्य है, मेरे खून की, मेरे पसीने की कमाई है और मेरे पुत्र से भी अधिक उससे प्यार करता हूँ मैं। इससे लड़कर उससे कुश्ती करके मैं यह साबित करना नहीं चाहता कि मैं अपने शिष्य से बढ़कर हूँ, क्योंकि गुरु के लिए
शिष्य की हार भी हार ही होती है। उसका मानना था कि वह हारा या मैं हारा, हार तो मेरी ही है, और वह जीता या मैं जीता, जीत तो मेरी ही। यानी कि गुरु के लिए शिष्य हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। गुरु के भीतर यही भावना रहती है कि उसका शिष्य उससे बढ़कर हो, क्योंकि शिष्य की जीत अपने गुरु के नाम से ही होती है। अगर शिष्य हार जाता है तो गुरु की हार मानी जाती है। यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो गामा ने उस पारसी पत्रकार को बताया कि मेरे खून की पसीने की कमाई है यह मेरा शिष्य, मैं उससे अपनी शक्ति से पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत में यह माना जाता है कि शिष्य गुरु से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि हर गुरु यही कामना करता है कि उसका शिष्य उससे बढ़कर हो, क्योंकि गुरु को शिष्य से ही सम्मान मिलता है। यह बात भारतीय संस्कृति में बताई गई है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का भव्य रूप आज साधु, पहलवानों और संगीतकारों में पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं। उसे प्रार्थना करनी पड़ी है। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए एक श्रेष्ठ शिष्य मिलना बड़ा महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति के बगैर उन्हें दुख नहीं होता। शिष्य के बगैर रहने में उन्हें दुख रहता है, वह तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी जो मुझसे कहीं अधिक महान है, और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता रखते हैं, जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद उससे ही अच्छे लगते हैं जिन्हें वह पसंद है, जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस श्रेष्ठ गुरु शिष्य की जोड़, जो हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी हम उस पर गर्व ले सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, यह बात हम स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के गुरु शिष्य के संबंध से ज़्यादातर जान सकते हैं। गुरु के ज्ञान को, रामकृष्ण परमहंस के उत्कृष्ट ज्ञान को स्वामी विवेकानंद ने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, अपने गुरु का नाम रोशन किया। बरसों तक वह गुरु की खोज में थे। यहाँ पर ऐसे गुरु की बात नहीं है जो धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। यह ऐसे गुरु की बात है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें जगत की विडंबनाओं को झेलते हुए मार्ग बनाकर चलना सिखाए, और हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं पर हम ठहर न जाए, यह बात गुरु हमें सिखाते हैं। यह संप्रदाय धर्म के गुरु की बात नहीं है। वर्तमान समय में लोग गुरु नाम से ज़्यादातर प्रताड़ित भी होते हैं, भ्रमित भी होते हैं, और
गुरु शिष्य संबंध जो हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, उससे कई विपरीत दृश्य आज हमें दिखाई देता है कि गुरु की आँख में हमें शिष्य के प्रति वह स्नेह नहीं दिखाई देता, वह प्रेम उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती कि वह अपना सारा ज्ञान अपने शिष्य में देखे, और शिष्य की आँखों में वह श्रद्धा, वह विश्वास, वह सम्मान गुरु के प्रति नहीं है। यह संबंध ज़्यादा से ज़्यादा नफरत में बदल गया। आज हम देखते हैं कि शिष्य की आँखों में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत किसी के लिए हो तो गुरु के लिए शायद दिखाई देती है। वह सम्मान नहीं रखता कि वही गुरु जो उसका मार्गदर्शक है, जो उसे ज्ञान देता है, जो उसके हर प्रश्न का उत्तर दे पाता है, उसके प्रति तिरस्कार, उसके प्रति नफरत। पर शिक्षा प्रथा का बदलाव समाज, परिवार, राष्ट्र और व्यक्ति का व्यक्तित्व, उन सब को लेकर होता है। आज समाज में, परिवार में गुरु के प्रति जो बातें की जाती है वही शिष्य के दिमाग में बैठ जाती है, और वही बात वह अपने गुरु, अपने शिक्षक के प्रति निरंतर प्रेषित करता है। यह गुरु शिष्य संबंध या प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध की बात, यह हमारा पहला वीडियो है। उसके बाद आगे के विषयांग की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।